ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और हमारे साथ हैं नवजीत कौर, हमारी सहयोगी। लगातार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हम आपको लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की लगातार अपडेट दे रहे हैं और शाम 6 बजे तक देते रहेंगे। आज इस सेगमेंट में लगातार हमने आपको बताया हॉट सीटों की, लेकिन इससे पहले की और कुछ हैं बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां देश की 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 8 राज्यों में अब तक हुआ 36.7% मतदान। बिहार में अगर बात करनी जाए तो आपको बता दें कि बिहार में जो है 34.62, जम्मू कश्मीर में 34.79, झारखंड में 41.89 और लद्दाख में 52.2, महाराष्ट्र में 27.78, ओडिशा में 35.31, उत्तर प्रदेश में 39.55 और पश्चिम बंगाल में 48.41% मतदान हो चुका है। तो बता रहे हैं आपको, सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता जा रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं और आपको अभी 1 बजे तक का हम डाटा बता रहे हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत मतदान 1 बजे तक हो चुका है। तो आपको बता दें कि देश के 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और अब तक 36.73% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। वहीं अगर झारखंड की बात कर ली जाए तो 41.89, लद्दाख में 52.2%, महाराष्ट्र में 27.78, ओडिशा में 35.31, उत्तर प्रदेश में 49.55% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। और ये चीजें अगर जो देखा जाए नवजीत, तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है इसमें 48.41% मतदान हुआ है। किसी भी चरण में देख लीजिए लगातार जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। वहीं अगर जो महाराष्ट्र की बात कर लें तो सबसे कम मतदान यहीं महाराष्ट्र में हो रहा है। चाहे किसी भी चरण की बात कर लें आप, पहले चरण, दूसरे, तीसरे, चौथे, और अब देखिए 5वें चरण में भी यही हाल है कि 1 बजे तक 27.78% ही मतदान हुए हैं। वहीं अगर जो देखा जाए कि जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बिहार और बिहार में तो 34.62% मतदान हुआ है और लद्दाख में यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मतदान तो लद्दाख में हुआ है। यहाँ 52.02% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया लद्दाख। बारामूला की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट है बारामूला, और इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ जानकारी नवजीत आपको देंगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बारामूला सीट की बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बता देते हैं कि प्रत्याशी कौन कौन हैं, किस किस के बीच में यहाँ पर जो है मुकाबला देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि AIP से इंजीनियर शहीद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में है। अब इसके साथ एक बार यहाँ पर नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं। उसके बाद जनादेश की बात करेंगे, फिर इस लोकसभा में कितनी विधानसभाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 17,37,865 है। इसमें आपको बता दें कुल पुरुष मतदाता की तरफ भी जो है एक बार नजर डालेंगे तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि 8,75,831 यहाँ पर कुल पुरुष मतदाता हैं। चलिए अब महिलाओं की ओर भी नजर डाली जाए तो एक बार बता दें महिला मतदाता यहाँ पर 8,62,000 है। वही तृतीय अगर बात कर ली जाए तो थर्ड जेंडर की तो यहाँ पर 34 मतदाता है। चलिए अब जनादेश की ओर भी रुख करेंगे तो आपको बता दें कि 2019 में क्या कुछ जनादेश रहा है। तो आपको बता दें JKNC से मोहम्मद अकबर लोन जीते थे और JKPC से राजा एजाज अली, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद अकबर लोन, जिससे कि उमर अब्दुल्ला इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जो है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से राजा एजाज अली यहाँ पर चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हारे थे, और मोहम्मद अकबर लोन यहाँ से 2019 में जीत हासिल किए थे। चलिए लोकसभा सीट में कितनी विधानसभाएं हैं तो ये भी एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। तो आपको बता दें कि उरी, पट्टन, सोपोर और बारामूला, इसी के साथ अगर आगे बात कर ली जाए तो गुलमर्ग, रफियाबाद के बाद आपको बता दें कि
संग्रामा और करनाहा, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा, लोलाब, लंगेट, गुरेज, बांदीपोरा और सोनावली। बिल्कुल, सोनावली, ये सब ये विधानसभाएं हैं जो इस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब एक नजर जो इतिहास की ओर डाल लेते हैं, तो आपका जो है इतिहास भी बता देते हैं कि क्या कुछ इतिहास रहा है यहाँ पर। 1998 की बात करी जाए तो यहाँ पर सैफुद्दीन सोज जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन से, 1999 में अब्दुल शरीफ शहीन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन से यहाँ पर थे। और वहीं अगर बात कर ली जाए 2004 की तो अब्दुल रशीद शाहीन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन से। बिल्कुल। 2009 की बात कर ली जाए तो सैफुद्दीन शारिक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन से। और वहीं 2014 में मुजफ्फर हुसैन बेग जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। बिल्कुल। 2019 में मोहम्मद अकबर लोन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लोग जीते हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी से एक बार 2014 में जो है मुजफ्फर हुसैन बेग यहाँ से जीते थे। ये रहा इतिहास। बिल्कुल। तो ये स्थितियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या आज हम इसी बारामूला सीट पर हम चर्चा करेंगे। बारामूला सीट महत्वपूर्ण सीट है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जावेद पर्रे, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे बारामूला लोकसभा सीट। सबसे पहले तो हम जावेद पर्रे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, बारामूला लोकसभा सीट के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए, उसके बाद फिर और कोई बात होगी। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा। आज कश्मीर के बारामूला में चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुए हैं। उसके बाद आपने देखा है कई जगहों पे जो है कतारों में लोग लाइनों में हुए अपनी इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का वेट कर रहे थे वहां पे। तो अगर देखा जाए जो बारामूला सीट आज देश में जहां 5वें चरण का मतदान हो रहा है, वहीं कश्मीर घाटी आज दूसरी सीट पे जो है ये मतदान हो रहा है। पहले सेंट्रल कश्मीर में मतदान हुआ है, अब जो है उत्तरी कश्मीर के बारामूला सीट पे है। बारामूला में हालांकि एक तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट, साथ साथ बडगाम डिस्ट्रिक्ट और बांदीपुरा और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट वहां पे शामिल है जहां पे आज जो है इलेक्शन हो रहे हैं सुबह से ही। और हालांकि अगर देखा जाए इसमें एक तिकोना मुकाबला नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, और वही अगर हम बात करें इंजीनियर रशीद जो कि अभी तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि जब उसको ये अनुमति मिली है, उसने जब अपने नामांकन फॉर्म जो भरा है वहां पे, फिर इलेक्शन कमिश्नर ने वहां पे जो उसको अनुमति दी है कि जेल से उसको जो है फॉर्म अपना भरना पड़ा, तो वहां से आके ही उसके बेटे जो अबरार रशीद है उसने यहाँ पे कैंपेनिंग स्टार्ट की है। और जब से उसके बेटे ने यहाँ पे कैंपेनिंग स्टार्ट की है, तब से लेके जो दल जो है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं जो है वो जो भी उन्होंने रैली की है यहाँ पे युवा ही खाली देखने को मिला है। हालांकि वो आज पहली बार वोट डाल रहा है, वो उनके इंजीनियर रशीद के बेटे के रैली में उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस खूब यहाँ पे जो है रैलियां की है। और साथ साथ सज्जाद गनी लोन ने भी बारामूला में एक दावा किया है कि सबसे ऐतिहासिक रैली पिछले कहीं साल जो है सबसे बड़ी रैली सज्जाद गनी लोन ने दावा किया कि मैंने यहाँ पे की है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये मुकाबला, तिकोना मुकाबला चल रहा है वहां पे, तो ये देखने वाली बात होगी कि आज सुबह से जो वोटर्स निकले हैं, हालांकि कहीं भी जो है कतारों में लोग लाइनों में खड़े हुए हैं अपने मत
इस्तीफा करने के लिए निकल रहे हैं घर से, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने को मिला है यहाँ पे। हालांकि इन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उन्होंने जो है सज्जाद लोन पे काफी हमला बोल दिया है, क्योंकि सज्जाद लोन जो है चाहे यहाँ पे श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी यहाँ पे है जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको सीधा निशाना बनाया कि ये चाहे बीजेपी के ए टीम है बी टीम है, ये भी देखने को मिला है यहाँ पे। हालांकि इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने जब से कैंपेनिंग स्टार्ट किया तब से उमर अब्दुल्ला ने हालांकि ये बात भी कही है कि अगर ऐसा मुझे पहले ही पता चलता शायद मैं इस पे विचार करता, मैं इस सीट पे अपना इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है या नहीं। ये भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सज्जाद गिनी लोन ने भी उसके समर्थन में ही बात की है। तो कहीं ना कहीं जो सही यहाँ पे भी काफी लोग जो है वो नजर आ रहे हैं इस इलेक्शन में। जी जावेद जी, एक सवाल और हमारे दिमाग में उमड़ रहा है कि पहले भी चुनाव होते थे और धारा 370 के खत्म होने के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है लाइनों में, कतारों में? जी, तो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम दिखाई दे रहे थे यहाँ पे। हालांकि जब सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की अगर हम बात करें, जब श्रीनगर में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो उससे हमें पता चला है कि काफी वोटर जो है वो यहाँ पे निकले हैं। तो कहीं ना कहीं 38% के करीब जो है वोट परसेंटेज हुआ है यहाँ पे। इससे लगता है आज उससे भी ज्यादा हो सकता है, बारामूला सीट जो है उससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो देखने को शाम तक मिलेंगे हमें। तो कहीं ना कहीं ये पिछले कई सालों से बेहतर है जो आज हम देख रहे हैं। लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि दूसरे साइड से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पार्टी जो यहाँ पे मुद्दा बना रहे थे कि ये सज्जाद लोन की जो पार्टी वो बीजेपी के बी टीम है, तो वहीं इतने जो है लोग बाहर आए वो बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। वहीं सज्जाद गिनी लोन जो वो भी ये कह रहे थे कि हम 370 को वापस लाएंगे, ऐसे मुद्दे जो जेलों में बंद किया दिए उनको रिहा करेंगे। तो उसको लेके वो अपनी रैली में जो भाषण उन्होंने वो मिले हैं वहां पे, तो वो उनका यही मुद्दा रहा है कि 370 को ही कहीं पार्टियों ने टारगेट बनाया, कहीं पार्टी जो है बीजेपी को टारगेट बना रहा है यहाँ पे लोगों को बाहर निकलने के लिए। इस चीज को लेके वोट ये लोग देंगे। जी नवजीत, आप भी कुछ सवाल करना चाहती हैं तो पर्रे जी से जरूर सवाल कर लीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर आलोक सूती जी के पास आएंगे। जी जावेद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बारामूला में जिस तरीके से आपने बताया कि मतदाता जो है अधिक संख्या में अब घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बारामूला में क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहे हैं महत्वपूर्ण इस चुनाव में? रैली पे मैंने पहले भी बताया, जब उमर अब्दुल्ला यहाँ पे रैली कर रहे थे उनका यही मुद्दा है, धारा 370 और बीजेपी, ये मुद्दा रहा है। हर किसी जहाँ पे भी उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे अपने रैली में खिताब किया है कि धारा 370 को हम वापस लाएंगे, तो वही जो इस चीज को लेकर जो बीजेपी ने 2019 5 अगस्त को ये फैसला ले लिया, ये कतई मंजूर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो अनंतनाग सीट पे जो है अपना जो वहां पे इलेक्शन कैंपेनिंग अभी चला रहे हैं, वो भी यही खाली 370 को टारगेट बना रहे हैं और बीजेपी को भी टारगेट बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टियां जो है वो इसको लेके, हालांकि अगर सज्जाद गिनी लोन की बात करें जो बारामूला सीट से जो दूसरा उम्मीदवार है सज्जाद गिनी लोन, वो भी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि 370 ये गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया है। तो वही जो जेलों में कैदी है उनको लेके जो है लोगों को यहाँ पे रैलीज में देखने को मिला है, जो उन्होंने अपने भाषण में हर किसी रैली में ऐसे ही भाषण देखने को मिला है। वही अगर इंजीनियर रशीद की बात करें, इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने 10 या 15 दिन पहले ये रैली स्टार्ट की, ताकि उनका यही मुद्दा है कि आप वोट दो, इंजीनियर रशीद को जेल से रिहा किया जाएगा। ये मुद्दे जो है सारे 370 और बीजेपी के इशारा जो टारगेट बनाया है इन पार्टियों ने, उसको लेके जो है ये पार्टियां यही कहते हैं कि जो सेंट्रल कश्मीर में जब हुआ था तो बीजेपी के ही खिलाफ लोग निकले, उन्होंने वोट दिया, ये पार्टी का कहना है। जी चलिए, डॉक्टर आलोक सूती, हम आपके पास आना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में कि ये जो बारामूला लोकसभा सीट है, यहाँ पर अभी जो बातें हो रही थी कि धारा 370 की बात जो लेकर के पार्टियां कर रही हैं कि हम जीतेंगे, धारा 370 पुनः
ये होगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पार्टियां अगर जो जीत भी जाती हैं और ऐसे दावे करती हैं तो क्या धारा 370 वापस हो सकता है? क्या सिचुएशन ऐसी बन सकती है? नहीं, धारा 370 तो अब वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एक राज्यसभा और लोकसभा जैसी तमाम परिस्थितियां हैं और उसकी 2/3 मतों से पास होना है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है संविधान की, जो कि मात्र 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की। उससे अगर 5 भी जो है विपक्ष जीत जाता है तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपको जब पार्लियामेंट के अंदर जो है अपनी मेजोरिटी को शो करना पड़ेगा। क्योंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां से भी उनको कुछ राहत नहीं मिली है, तो इसलिए ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि धारा 370 और 35 से जो है वो समाप्त कर दिया गया है। वहां की जो आम जनता है वो भी काफी खुश नजर आती है, जिस तरीके से वहां पे आप देख रहे टर्न आउट हो रहा है, वोट ज्यादा निकल के आ रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि वहां पे जो आतंकवाद है उसमें काफी कमी आई है। लोगों का विश्वास जो है वो सरकार में जगह है और वो अपने मताधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। जहां तक लोकल बॉडीज का है उनका तो यही कहना रहेगा, हमेशा ये कहते ही आए हैं कि भाई हम धारा 370 और 35 को बचा के जो है हमने जो है कश्मीर की जो अस्मिता है या कश्मीर का जो रूप है, स्वरूप है, उसको बचाए रखा है। लेकिन ऐसा आम जनता के अंदर नहीं नजर आता है। यहाँ ये सीट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अमर अब्दुल्ला जो है फारूक अब्दुल्ला के लड़के हैं और शेख अब्दुल्ला साहब के पोते हैं। तो एक बड़ी लंबी सी लिगेसी आई है जिसमें शेख अब्दुल्ला साहब कभी प्रधानमंत्री का औहदा के पावर के बराबर जो है पावर को रखा करते थे कश्मीर में। उनके बेटे थे फारूक अब्दुल्ला और अब जो है वो उमर अब्दुल्ला के हाथ में जो है कश्मीर की बागडोर आने वाली है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो लोकसभा की सीट है बारामूला की, और आप देख रहे हैं दूसरी बात, जिस तरीके से आपके आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरीके के आप इतिहास बता रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सेफ सीट है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन यहाँ के आप कुछ क्षेत्र में देख रहे हैं जो जम्मू से भी मिले हुए नजर आ रहे हैं, जैसे उरी है और भी एक दो क्षेत्र ऐसे मुझे लगे कि जो जम्मू से मिले हुए हैं। तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको जो है वोट परसेंटेज जो है बीजेपी के अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है या बीजेपी समर्थक कोई कैंडिडेट खड़ा है तो उसको भी जाते नजर आते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आतंकवाद रहा है, बारामूला भी उसमें से एक है, लेकिन जिस हिसाब से टर्न आउट बताया जा रहा है, आंकड़े आ रहे हैं आपके चुनाव आयोग के द्वारा भी 1 बजे तक दिया है, वो एक अच्छे और शुभ संकेत है कि कश्मीर के अंदर फिर से जो है एक जमहूरियत का माहौल बनने जा रहा है, लोकतंत्र बहाल हो रहा है, लोगों के अंदर विश्वास आ रहा है। आतंकवाद से पीड़ित रहने के बाद अब उनकी समझ में आ गया है कि नहीं, मुख्य धारा से जुड़ के विकास के लिए जाते हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना कि केवल भारत बल्कि विदेशों से, यूएई से विशेषकर आप देख रहे हैं जिस तरीके का केसर में, सेब में और वहां के जो रिसोर्स बनाने में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उससे कश्मीरियों को वहां पे रोजगार भी मिलेगा। और उसको जब रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनकी जीविका पर्जन बढ़िया होने लगेगी, लाइफ अच्छी होने लगेगी। स्कूल कॉलेज देखिए, एम्स वहाँ पे बन रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं NIT भी वहाँ पे बन गया। तो ये सब चीजें जब स्कूल कॉलेज अस्पताल ये बेसिक सुविधाएं आपको अच्छी तरीके से मिलने लगेगी, जनता को वहाँ पे यही चाहते हैं। जहां तक इनका सवाल है राजनीतिक पार्टी का, वो तो अपने अपने हितों को साधने के लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को उठा के चलती हैं जिससे कि भड़काया जा सके, क्योंकि सीमावर्ती है, पाकिस्तान से लगा हुआ, POK से लगा हुआ क्षेत्र है। तो आप ऐसे में जानते हैं कि पाकिस्तान की जो ISI है वो भी इंटरफेयर करती, वो भी नहीं चाहती कि कम से कम भारत के इस भाग में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि कश्मीर के अंदर जो है शांति है, लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी कश्मीर जो है फिर भारत का एक स्वर्ग बनने वाला है। और देखिएगा आने वाले समय में जिस तरीके से टूरिस्ट बढ़े हैं, 1-2 करोड़ तक जाके उनकी तादाद बढ़ी है, तो हमें लग रहा है कि आने वाला समय कश्मीर के लिए बहुत ही सुंदर और उत्तम है।
जी हम पुनः जावेद पर्रे जी के पास आना चाहेंगे। जावेद पर्रे जी, जैसा कि धारा 370 की बात आप कर रहे हैं कि लगातार ये जो पार्टियां हैं उठा रही हैं कि हम वापस आएंगे तो धारा 370 लागू करेंगे, लेकिन पार्टियां वही चीज कहती हैं, वही बात उठाती हैं जो लोगों को पसंद आए। तो क्या वापसी धारा 370 की वापसी की जहां तक बात पार्टियां उठा रही हैं, तो क्या ये लोगों को पसंद आ रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, धारा हटा दिया गया है तब से जमीनी सतह पे यहाँ पे जो पहले हुआ करते थे, चाहे को लेके, वहीं अगर मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री भी बहुत कम नजर आ रही है, और वहीं पत्थरबाजी जो है कहीं पे जमीनी सतह पे दिखाई नहीं दे रहे तब से लेके ये बात होती है। उसके बाद 2 दिन पहले अगर हम देखें जो दक्षिणी कश्मीर के शोपियान और पहलगाम में 2 अटैक हुआ है, एक टाइम पे 2 अटैक हुआ है जिसमें बीजेपी के स्टीफन जो है वो उस पे चाहे उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने यहाँ पे जो है उसके को यहाँ पे निशाना बनाया बीजेपी को। हालांकि बीजेपी ये कह रहे जो हालात यहाँ पे ठीक है, अब जो है जो मिलिटेंसी अटैक कहीं ना कहीं वो भी इक्का दुक्का पाका तो होते यहाँ पे। तो हालांकि 2 दिन पहले जो अटैक हुआ था उसको निशाना बनाया उमर अब्दुल्ला ने। हालांकि जो टूरिज्म की बात, अभी जो गेस्ट हमारे कह रहे थे कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ा हुआ है, उमर अब्दुल्ला के आज ये स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी खाली ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट चाहे 10 लाख हो 5 लाख हो, मैं भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहा है, मेरे टाइम पे भी टूरिस्ट थे, लेकिन ये टूरिस्टों को इतना बढ़ावा देते हैं जो आके जो मिलिटेंट है उनको 2 दिन पहले जो टारगेट बनाया जा रहा है उनको बीजेपी उमर अब्दुल्ला ने जो है बनाया। जी चलिए डॉक्टर आलोक सोती, हम आप बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। पोलिंग सेंटर, मैं आपको बता दें कुचरिया पोलिंग सेंटर का निरीक्षण किया, कैमरा न लगा होने पर जताया ऐतराज जताया, कैमरा नहीं था लगा हुआ वहां पर, इसलिए ऐतराज जताया। रायबरेली से बड़ी खबर, राहुल गांधी पोलिंग सेंटर पहुंचे, कुचरिया पोलिंग सेंटर का निरीक्षण किया, वहां पर कैमरा न लगा होने के कारण उन्होंने ऐतराज जताया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी पहुंचे हैं रायबरेली के एक पोलिंग सेंटर पर, मतदान केंद्र पर, जहां पर कैमरा न लगा होने के कारण उन्होंने ऐतराज जताया है। अब पुनः अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और हमारे मेहमान डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास ही आना चाह रहे थे, तब तक बड़ी खबर आ गई और एक तरह से हम इस पे भी चर्चा कर लें कि हर मतदान केंद्रों पर कैमरा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन राहुल गांधी ने ऐतराज जताया है। इस ऐतराज को किस तरह से लेंगे हम? देखिए ये कोई कंपलसरी तो है नहीं, मैंडेटरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग जो है वो हमेशा वीडियोग्राफी कराने की कोशिश करता है। ठीक है, जब आप मत डालते हैं तब वहां पे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब लाइन में खड़े हुए हैं उस समय है और जो प्रोसेस चल रही है वो सही चल रही कि नहीं है, इसके लिए कुछ ना कोई रिकॉर्डिंग के लिए व्यवस्था चुनाव आयोग ने बनाई है। हो सकता है कि वहां पे कैमरा ना पहुंचा हो, या हो सकता है वहां का कैमरा खराब भी हो सकता है। चुनाव मतदान का एक बूथ का है, एक बूथ पे 1200 से ज्यादा वोट्स नहीं होते हैं, तो ऐसी अगर कमियां हैं तो उसको जो है उजागर करना अच्छी बात है, और इसकी जो है जल्द से जल्द एसडीएम साहब को चाहिए कि इसकी जो है भरपाई करे और कोशिश करे कि जल्द से जल्द अगर वहां कैमरा लग सकता है तो प्रावधान है तो जरूर ऐसा व्यवस्था करानी चाहिए। जी, जरूर ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए थी। जावेद पर्रे साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है और बारामूला सीट की जहां तक बात है, यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की अगर जो बात करें तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो किसी एक विशेष पार्टी को लाइक करती हैं और एक समूह में मतदान कर देती हैं। तो इस तरह की कोई स्थितियां यहाँ पर बन पा रही हैं क्या कि महिला और पुरुष में, महिला जो है
किसी एक विशेष पार्टी की तरफ मुखातिब हो सकती हैं, या फिर कोई विशेष पार्टी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ खास किया हो प्रचार के दौरान? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा जो तीनों दिग्गज नेता यहाँ पे बारामूला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत एक पार्टी यहाँ पे है, और हालांकि यही बात भी रहे उमर अब्दुल्ला, और जो डीलिमिटेशन हुई है उसमें जो कहीं एरिया जो है वो इन्होंने जोड़ा है बारामूला से, जो पहले कश्मीर से। अगर बडगाम की बात करें, बडगाम में हाल आगा रूहुल्ला है, उसका अपना वोट बैंक वहाँ पे है। हालांकि उसमें चाहे खवातीन हो या पुरुष हो, वही जो नए वोट है वो एक बात, और वहाँ पे आगा रूहुल्ला। वही अगर हम बात करें कुपवाड़ा, जो कुपवाड़ा यहाँ पे लोन रहते हैं, और वही लंगे जहाँ पे रशीद का निवास जो इंजीनियर रशीद रह रहा है, तो कहीं ना चीज को लेके पार्टियां जो लोग उनको वहां पे समर्थन कर रहे हैं, और जो उन्होंने रैलीज की है यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो है रैलीज करते रहे। अगर हम बात करें इंजीनियर के बेटे ने जो कैंपेनिंग आई है, उसमें लगता है कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है बड़े दिलचस्प हुआ है। 4 जून को हर किसी की नजरें जो है इस जो सीट पे टिकी रहेंगे, क्योंकि किसका किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो जाएगा, और 4 जून को ही पता चलेगा। हालांकि जो रैलीज है, रैलीज पे भी शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है पार्टी के जो अपने वर्कर होते हैं वो रैलीज में जाते हैं, कहीं जो दूसरे लोग वहां पे तमाशा देखने के लिए आते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन अंदर जो इलेक्शन होता है, अंदर किसको कितने वोट मिलेंगे, ये 4 जून को ही पता चलेंगे। इन का जो किस्मत है ईवीएम में बंद हो जाएगा आज शाम तक, तो 4 जून को ही इनका किस्मत खुल जाएगा कि कौन होगा उत्तरी कश्मीर के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का विनर। जी परे साहब, हम आपके पास आएंगे। ये एक उत्तर प्रदेश की भी एक हॉट सीट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें। उसके बाद डॉक्टर आलोक सोती जी के पास आएंगे, और फिर जम्मू कश्मीर की और भी जानकारी आपके साथ दर्शकों के बीच साझा करेंगे, हम दोनों मिलकर के। तो नवजीत, फतेहपुर लोकसभा सीट के बारे में कुछ बताइए अपने दर्शकों को। चलिए बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फतेहपुर लोकसभा सीट में किस किस के बीच में मुकाबला है। बीजेपी से निरंजन ज्योति है, और नरेश उत्तम पटेल जो है सपा से, डॉक्टर मनीष साचन जो है ये बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता है। इसके बाद जनादेश की बात करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे इस लोकसभा सीट में कितनी विधानसभाएं सीट है, फिर इतिहास की भी बात करेंगे। तो कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 18,39,332 कुल मतदाता है, और वहीं पे पुरुष मतदाता की बात कर ली जाए तो 8,40,193 महिला मतदाता यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से 9,99,058 यहाँ पर महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 61 है। देवेंद्र जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या इस लोकसभा सीट पर भी ज्यादा नजर आ रही है। हाँ, और ऐसा बहुत सी लोकसभा सीटों पर देखा जा रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, और जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है वहाँ ये देखने को मिल रहा है कोई ना कोई पार्टी जो है एक महिला उम्मीदवार जरूर उतार रही है। बिल्कुल। और अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी पार्टियां जो है महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के कौन से जादू की झप्पी दे रही हैं, या फिर कौन से जादुई छड़ी घुमा रही हैं ये पार्टियां कि महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग उस पार्टी के पक्ष में करें। ये चीज देखेंगे, लेकिन इससे पहले जनादेश भी बता दीजिए। चलिए एक बार जो है जनादेश की ओर भी नजर डालेंगे, तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कि क्या यहाँ का जनादेश रहा था। निरंजन ज्योति जीती थी बीजेपी से, और सुखदेव प्रसाद वर्मा यहाँ पर हारे थे सपा से। एक बार फिर से आपको बता दें कि निरंजन ज्योति को ही चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो ये जनादेश था। और अब अगर जो विधानसभाओं की बात करें तो कुल विधानसभाओं की संख्या है 6। जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, अथाह, शाह हुसैनगंज और खागा, जिसमें जहानाबाद, अथाह, शाह और खागा पर बीजेपी का कब्जा है। आप देख सकते हैं 3 पर, 1 पर जो है
बिंदकी यानी कि अपना दल है। अपना दल वो कि ये एनडीए अलायंस का, यानी कि यहाँ भी बीजेपी को मान सकते हैं आप कि इसके सहयोगी दल हैं ये अपना दल। और यहाँ पर सपा जो है 2 सीटों पर काबिज है, यानी कि सपा का यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि अपना जनाधार है कहीं न कहीं। तो अब इतिहास की भी बात कर लेते हैं, तो एक नजर जो है इतिहास की ओर डाल लेते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2004 की बात कर ली जाए तो महेंद्र प्रसाद निषाद यहाँ पर थे और 2009 में राकेश साचन सपा से यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। 2014 में निरंजन ज्योति बीजेपी से, और 2019 की बात करें तो निरंजन ज्योति ही बीजेपी से, और एक बार फिर से पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। तो हैट्रिक लगाने की यहाँ पर तैयारी भी नजर आ रही है देवेंद्र जी। बिल्कुल, हैट्रिक लगाने की तैयारी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि निरंजन ज्योति 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती, 2024 में प्रत्याशी हैं, तो अगर जीत जाएंगी तो हैट्रिक तो वैसे ही लग जाएगी। बिल्कुल। तो अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। तो थोड़ी सी बात डॉक्टर आलोक सोती, ये फतेहपुर लोकसभा सीट से निरंजन ज्योति जो है ये लगातार 14 सीट जीत रही है। इससे पहले सपा और उससे पहले बसपा यहाँ पर चुनाव जीती हैं। तो क्या लगता है आपको कि निरंजन ज्योति के लगातार जीतने के पीछे क्या निरंजन ज्योति ही हैं, बीजेपी ही है, या फिर कुछ काम है? जी, ये साध्वी निरंजन ज्योति है। जी जी। इन्होंने जो था रामलला के ये राम जन्मभूमि में काफी काम किया था। ये उमा भारती हुई और कई भी जो महिलाएं थी जो इन्होंने जो राम जन्मभूमि का जो चल रहा था आंदोलन, तो उसमें बड़ा सक्रिय भाग लिया था। तो इनको साध्वी की उपाधि भी मिली हुई है। यहाँ के काफी लोकप्रिय नेता है। उस साथ में साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आप देखिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि वहां पे माइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये बुंदेलखंड से लगा हुआ इलाका है, बड़ा पिछड़ा इलाका है, और यहाँ पे जो है खेती काफी कम होती है, पानी भी कम यहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से पुरुष लोग जो है जीविका खोज में माइग्रेट कर जाते हैं। ऐसे में आप तरीके से योगी सरकार आई है, महिलाओं का विश्वविद्यालय, उनका कहना है कि और मुफ्त राशन, ये नारा चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के बीच में, विशेषकर महिलाओं के बीच में। उसी ने देखा था योगी जो है ऐसा, उसका असर आपको लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास जो है बीजेपी राज्य में ज्यादा हुआ है। मोदी की जो गारंटी है उससे जो भी काफी फायदा चल रहा है। हालांकि अभी काफी पिछड़ा इलाका है, फिर भी जो है बुंदेलखंड में जो है एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, काफी लंबा, जो बनने में टाइम लगेगा सर, आपको काफी बाद में दिखाई पड़ेगा। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से 2 बार की मोदी लहर में जीत के आई है साध्वी निरंजन ज्योति, हमें उम्मीद है कि इस बार भी वो अपनी सीट को निकाल ले जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नरेश उत्तम है वो प्रदेश अध्यक्ष है सपा पार्टी के, वर्तमान में शायद होंगे और मुझे याद नहीं, लेकिन वो रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, शायद वर्तमान में भी हो। तो काफी अच्छा एक मजबूत कैंडिडेट सपा ने और या इंडिया अलायंस ने दिया है। लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि योगी और मोदी की जो चल रहा है, विश्वास चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो जोड़ी चल रही है, उससे लग रहा है कि साध्वी निरंजन ज्योति जो है बड़े आराम से अपनी इस बार भी सीट निकाल लेंगी। और जो कह रही कि हैट्रिक है, उनकी बात सही होगी, हैट्रिक भी पूरी होगी। चलिए, हैट्रिक भी पूरी होगी। आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी कि हैट्रिक पूरी होगी नहीं होगी। लेकिन पर्रे साहब, हम आपके पास, जावेद पर्रे साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि राम जन्मभूमि की बात आलोक सोती जी ने की है। आलोक सोती जी ने कहा कि राम जन्मभूमि से जुड़ी रही हैं, मंदिर मामले से जुड़ी रही हैं साध्वी निरंजना ज्योति। तो जब राम की बात आ ही गई और राम मंदिर की बात आ गई, तो बारामूला में क्या स्थिति है? क्या राम मंदिर का जो यहाँ पर मुद्दा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, जनता में क्या संदेश है वहाँ पर?
कि मैंने पहले भी बताया आपको, हाल ही मुद्दा यहाँ पे 370 और जो 370 के बाद यहाँ पे हालत रहे, चाहे जितने भी कैदी है उनको रिहा करने की बात। हालांकि यहाँ पे ये मुद्दा रहे हैं पार्टियों के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा यही मुद्दा है कि धारा 370 जो है उसको राम मंदिर का मुद्दा क्या वहां पर कुछ चलायमान है या नहीं है कुछ? वो देखिए लगता है कि नहीं। कश्मीर घाटी की बात हम करें, जम्मू को छोड़ के कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीर में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है राम मंदिर को लेके। हालांकि हालांकि कहीं पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कश्मीर घाटी में अलग से हटकर जो पॉलिटिशियन चल रहे हैं वो धारा 300 अगर इस इलेक्शन की बात हम करें, क्योंकि कश्मीर जो पहले श्रीनगर चुनाव हुआ था पहले सीट पे श्रीनगर, तो उसको लेके उसकी कंप्लेनिंग भी हमने देखी है। हालांकि यही मुद्दा रहे 370 जितने भी कैदी जेलों में ऐसे लगे थे उनको हटाने की बात कह रहे थे यहाँ पे पार्टी, ये मुद्दा ज्यादा रहे। हालांकि बाकी यहाँ पे जितने भी पार्टीज है उन्होंने यही मुद्दा उठाया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये कह रहे हैं कि जो भी जितने भी पार्टी यहाँ पे है वो बीजेपी के ए टीम, बी टीम, सी टीम रहे हैं, उसको लेके जो है लोगों को यहाँ पे उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही वोट देना है। ये पार्टियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मुद्दा ज्यादा रहा है। जी चलिए ठीक है। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का यहाँ उम्मीदवार जो है बारामूला में तो दिख नहीं रहा है, कुछ कारण बता सकते हैं किसका समर्थन किए हैं लोग? बिल्कुल मैं आपको बताऊं, कश्मीर में तीनों सीटों पे जो है बीजेपी का कहीं पे कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर हम बात करें जो अनंतनाग सीट है वहां पे भी बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर सीट पे भी कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। वही बारामूला की बात करें, बारामूला में भी कोई बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। हाँ, बीजेपी ने यहाँ पे सपोर्ट किया है जो सेंट्रल कश्मीर जो श्रीनगर का अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी का सदर है उसको उन्होंने समर्थन दिया है। और वहीं बारामूला की अगर बात करें, बारामूला में सज्जाद लोन को सपोर्ट किया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं पहले से ही जो बीजेपी को ये सवाल हर किसी जो भी स्पोक्स पर्सन यहाँ पे और बीजेपी के जितने भी नेता सवाल किया, आपने यहाँ पे किसी कैंडिडेट को चुनाव में यही कहना और जो सजाद लोग हैं उनके समर्थन में और लोग उनको वोट जी। चलिए डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आएंगे और फतेहपुर लोकसभा सीट के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नरेश उत्तम पटेल है उनके बारे में तो आपने बता ही दिया, लेकिन क्या खास मुद्दे हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं? खास मुद्दे बताइएगा। और किसके खास मुद्दा तो यहाँ पे दो चीज है। एक तो पानी का मुद्दा रहता है, बुंदेलखंड में हमेशा पानी की कमी रहती है, बंजर भूमि है और ऐसे में खेती किसानी नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से पुरुषों को अपना जीविकोपार्जन के लिए माइग्रेट करना पड़ता है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पुरुषों की संख्या जो है कम दिखाई दे रही, महिलाओं की संख्या वहां पे ज्यादा दिखाई दे रही। दूसरा जो है ग्रामीण है और थोड़ा सा आप देखते हैं कि एक समय आपराधिक बहुत था, यहाँ पे लोग बड़ी जल्दी जो है गर्म हो जाते थे और बंदूक उठा के जो है कत्ल कर देते थे। तो यहाँ पे उस तरीके की जो मारपीट और कत्ल करना, इस तरीके की समस्याएं जो थी वो काफी थी। लेकिन अब धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की समस्याएं जो है काफी सफल हो रही है और प्रदेश में भी जिस तरीके से योगी सरकार है वो भी हरकत में आई है और लोगों की भी समझ में आ गया है इस तरीके से आपस में लड़ने से या कत्ल करने से, बहुत जल्दी गर्म होके जो है बंदूक उठा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें आप ही का नुकसान होता है कि आप अपने जीवन भर की कमाई खाने में और कचहरी में दे आते हैं। तो लोगों की समझ में धीरे धीरे आने भी लगा है। वहां पे शिक्षा का अभाव है, लोगों की जो समझ है वो भी अभी भी काफी पिछड़ी नजर आती है अगर शहरों के मुकाबले देखें। नहीं तो अगर तो शिक्षा का अभाव है, आप कह रहे हैं पानी का मुद्दा है, और तो विपक्षी पार्टियां तो इस मुद्दे को काफी भुना रही होंगी, तो क्या भुना पा रही हैं या नहीं भुना पा रही हैं? देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ के आसपास आबादी है। यहाँ पे आप
चाहे कितनी भी प्रॉमिस करते, चाहे कुछ भी करना चाहे, उसको जमीन पे हकीकत पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। सोशल मिशन जो होते हैं बड़े लंबे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और उसके रिजल्ट बड़े धीरे धीरे आते हैं। अगर आप शिक्षा पे आज से भी काम करना चालू करें तो 10 साल बाद उसके रिजल्ट आपको दिखाई पड़ने पड़ेंगे। और हिंदुस्तान में सब चीज मेरेकल होता है कि कोई जादू की छड़ी उठाए और राती भर में जो है एक बहुत आलीशान इंटरनेशनल, जैसे कि आप देखते हैं एनसीआर में या किसी बड़े शहरों में वैसे स्कूल खुल जाए, वो संभव नहीं है। जो सरकारी स्कूल है उनको बेहतर करने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ के उनको अच्छा करने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन इसके जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो 10 साल में दिखेंगे। और ये जो 10 साल का जो गैप होता है, जिसमें जनरेशन गैप कहते हैं, उसी में आपकी सोच बदलेगी। जो युवा बच्चा आ रहा है, जो सोच रहा है, जिसने अपने चाचा को देखा, पिता को देखा, उसमें जो उसको दिखाई दिया कि ये हमारी कमी थी जिसकी वजह से आज हम गरीबी के लिए जूझ रहे हैं, तो हो सकता है उन चीजों को, उन हरकतों को वो दूर रहे और कुछ क्रिएटिव काम करे और बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन करे। लेकिन ये सब करने में जैसे कि हमको लग रहा है कि जिस तरीके से आपका डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, काफी बड़ा लंबा है, कई 100 किलोमीटर का है, जिसमें तमाम इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों को काम मिलेगा। जब लोगों को काम मिलेगा, इन्वॉल्व हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, तो आपसी जो झगड़े होते हैं छोटे मोटे, नाली के, मेड़ के और खरंजा के, वो सब आपके कम होंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे वहां पे जो अपराध है वो भी कम हो जाएगा। और ये अपराध जैसे ही कम हो जाएगा, लोगों की सोच बदलेगी और अपना जीविकोपार्जन करने लगेंगे, तो फर्क आएगा। कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिससे कि वहां पे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जाए। हालांकि तमाम जल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, अमृत योजना और तमाम, लेकिन अभी तक उसके कोई क्रिएटिव नहीं आए हैं। मुद्दे तो आपके बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होगा तो वो उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से आप एक ट्रेंड से चले आ रहे हैं, लोगों की सोच देखते चले आ रहे हैं, और जिस तरीके से आपने मुफ्त राशन और शासन को देखा है, वही चीज आपको महिलाओं में सबसे ज्यादा डोमिनेट करते दिखाई देगी। और स्थानीय मुद्दे जो है वैसे भी जो है लोकसभा के चुनाव में नहीं डोमिनेट करते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दा विशेषकर जो राम जन्म मंदिर का है, ये भी मुद्दा आपको वहां पे बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिखाई देगा। जी बिल्कुल। जावेद पर्रे जी, चलिए बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से जुड़े 8 राज्यों में लोकसभा का मतदान जारी है। तो 8 राज्यों के 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत, 8 राज्यों के 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। बिहार में 43, जम्मू कश्मीर में 44, झारखंड में 53, लद्दाख में 61, महाराष्ट्र में 38, ओडिशा में 48.95% मतदान यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ये 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। झारखंड में 53, लद्दाख में 61, महाराष्ट्र में 38.7, ओडिशा में 48.95, यूपी में 47.55 और पश्चिम बंगाल में 62.72% मतदान यहाँ पर हुए हैं। 3 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। देश के 8 राज्यों में लोकसभा राज्यों के 3% जारी है। कुल 47.53% यहाँ पर मतदान 3 बजे तक, 47.53% मतदान हुए हैं। कम है अभी, हमें तो लग रहा है कि इसे और अधिक होना चाहिए। बिहार में 45.33, जम्मू कश्मीर में 44.90, झारखंड में 53.90% मतदान हुए हैं। झारखंड में 33.90, लद्दाख में 61, महाराष्ट्र में 38.77, ओडिशा में 43.95, यूपी में 47.5, पश्चिम बंगाल में। इस तरह से लगातार आपको हम बता दें कि ये जो 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं, उन पर 3 बजे तक के आंकड़े प्रतिशत मतदान के हमारे पास आ गए। टीवी स्क्रीन पर वो चल रहे हैं 3 बजे तक के आंकड़े। अभी 1 बजे तक के आंकड़े में सबसे पीछे महाराष्ट्र था, तो यहाँ 38.78%, यानी कि 10% यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, अगर जो कहा जाए तो 10। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र अभिनेता शाहरुख खान ने मतदान किया। मुंबई के मतदान केंद्र पर परिवार के साथ मतदान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से अभिनेता शाहरुख खान ने मतदान किया है। मुंबई के मतदान केंद्र पर परिवार के साथ मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता शाहरुख खान ने मतदान किया, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवार के साथ मतदान किया है। बड़ी खबर, शाहरुख खान, अभिनेता शाहरुख खान, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरे परिवार के साथ वो गए थे और मतदान किया था। इसे कहते हैं मतदान के प्रति जागरूकता। और ऐसे लोग जब मतदान करने निकलते हैं तो
अन्य जो आम जनता है वो भी कहती है कि हम क्यों ना मतदान करें। तो अपने परिवार के साथ देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर लखनऊ से। प्रदेश में 14 लोकसभा सीट पर मतदान जारी। यूपी में 3 बजे तक 47.5% मतदान, अमेठी में 3 बजे तक 45.13% तक मतदान हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 47.5% यूपी में, बांदा में 48.08, बाराबंकी में 55.35, फैजाबाद में 48.66, फतेहपुर में 47.25, गोंडा में 43.23%, हमीरपुर में 48.87% मतदान हुए हैं। तो ये लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। जालौन में 46.22%, झांसी में 52.53%, कैसरगंज में 46.01% मतदान, कौशाम्बी में 43.01, लखनऊ में 3 बजे तक 41.90% मतदान हुए हैं। तो ये तमाम आंकड़े हम उत्तर प्रदेश के दिखा रहे हैं। कैसरगंज में 46.1% मतदान, कौशाम्बी में 43.01, लखनऊ में 3 बजे तक 41.90, मोहनलालगंज में 51.0% मतदान यहां पर हुए हैं। प्रदेश में 14 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है और यूपी में 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत हमने आपको बता दिया। आप यही सुन रहे थे। तो अब चूंकि समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो हमें हमारी सहयोगी नवजीत कौर के साथ दीजिए थोड़ा सा अल्प विराम। हम पुनः आएंगे, देखते रहिए।